नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। और हमारे साथ दूसरे शैलेंद्र सिंह भी हैं आज। और हम लोग बात करने जा रहे हैं समसामयिक विषयों के विषय में जो हमारे भारतवर्ष में घटित हो रहे हैं। शैलेंद्र जी को आप पहले मिल लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। अभीश भारत के और आपको दोनों को नमस्कार। और जिस तरह से आप लगातार हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ घटना और घटना चक्र दोनों का वर्णन करके और लोगों की लगातार अवेयर कर रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे अभीश भारत के दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। जय श्री राम। शैलेंद्र भाई, अभी जो सबसे हार्ड टॉपिक, दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग और दिल्ली में जो चल रहा है कि क्या केंद्र सरकार हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी को आम नहीं खाने देगी, चाय नहीं पीने देगी। हर चीज़ में इतना ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, केजरीवाल जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये हो क्या रहा है और क्यों नहीं रहे केजरीवाल जी? क्या है कहानी? इसके विषय में ज़रा प्रकाश डालिए कुछ। आज ही 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिट के माध्यम से उनको बेल मांगी गई और कोर्ट ने कहा कि भाई आप आम भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन डॉक्टरों की एक टीम उनको उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा आम भी खा सकते हैं और जो मर्जी आप खा सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि एक टाइम जब माफिया लोग जेल में होते थे तो वहीं से चीज़ें मैनेज करते थे, वसूली का उनका गैंग चलता था। और केजरीवाल कितने सातिर हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आप तो स्वयं क्रिमिनल के बड़े एडवोकेट हैं, कि एक ग्राउंड उन्होंने जोड़ दिया कि आम खा के भी बेल ली जा सकती है। और बेल पाने के लिए जो साजिश आम का, अमरूद का और खरबूजों का प्रयोग हो रहा है, ये तो वाकई में एक जादूगर ही कर सकता है, एक सातिर इंसान कर सकता है। और ऐसा एक प्रतीत होता है कि लगता है कि केजरीवाल लगातार एक बात जो उनके मुख से निकल गई थी धीरे से कि उनका कन्विक्शन होना तय है या चार्जशीट फाइल होने जा रही जल्दी, तो ऐसा लगता है कि चार्जशीट इलेक्शन तक ना होने पाए, इस तरह की कुछ साजिश रच रहे हैं। कि उन्होंने एक लाइन कही थी जो द्वार खोलती है। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस जो जितने लिकर पॉलिसी के इंटरेस्टेड पर्सन थे या ऑफिसर्स थे जो उस पॉलिसी को बना रहे थे, वो डायरेक्ट जो है भारद्वाज को और आतिशी जी को जो है ब्रीफ करते थे। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन को जानना चाह रहे हैं कि हमारा कहां तक रोल है। तो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो इसलिए लगातार केस फाइल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन टेकन रिपोर्ट आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट को मंगाता है कि भाई क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या रोल है। तो चार्जशीट फाइल होने से पहले वो जानना चाहते हैं कि हमारा रोल कहां है, जैसे वो डिफेंस तैयार कर सकें। इसीलिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में बेल से ज्यादा मकसद है इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम आप जानते हैं, उसके क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो बार बार सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उनमें इंटरवीन नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम न कर देने की साजिश केजरीवाल कर रहे हैं। आम खा के कर रहे हैं, जूस पी कर रहे हैं, खरबूजा खा कर रहे हैं, वो तो जाने। शैलेंद्र जी, ये मान लिया ठीक है, जो जुडिशरी कर रही है वो तो अपने हिसाब से कर रही है। मोदी, ईडी और जो आपके डॉक्टर लोग भी हैं, मुझे लग रहा है जब उस इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा एक सब सारे आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि बताइए उनका शुगर 300 पहुंच गया, इंसुलिन नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो कैसे सुरक्षित जेल में यूपी का रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी के बाद आपने लोग डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो केजरीवाल को भी ऐसे शुगर बढ़ा के कुछ कांड ना हो जाए। आप जानते हैं कि छोटे से छोटा आदमी जब उसको इम्प्रिजनमेंट मिलता है या जेल जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो पता नहीं आम आदमी की पार्टी के लीडर उस शुगर को 300 बढ़ा रहे हैं, 400 बढ़ा रहे हैं। न एम्स का डॉक्टर कह रहा है, न सफदरजंग का डॉक्टर कह रहा, न कोई विशेषज्ञ कह रहा, जो कि ऑलरेडी मेडिकल टीम बनी हुई है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उनको मेडिकल चेकअप की व्यवस्था ना हो। ये तो सरासर झूठ है। एक इलेक्शन का माहौल है तो सिंपैथी गेन करने का तरीका है। कि देश की जनता जानती है
कि जिसको उन्होंने शराब नगरी कन्वर्ट करने का प्रयास किया था, वो कहते हैं शराब से शुगर बढ़ता है, तो उन्होंने पूरी दिल्ली की शुगर बढ़ाने की कॉन्स्पिरेसी की थी। तो आज जिस टेंशन में है वो टेंशन की वजह से शुगर हो रही है उनको। वो आम खाने से, खरबूजा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। और बेल लेने का एक मेडिकल ग्राउंड होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ और खा लेते। आम फलों का राजा कहा जाता है, आम को क्यों बदनाम किया? आम पूरे देश के लोग खाते हैं, आम का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, तो इकोनॉमी को क्यों बट्टा लगा रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था के बट्टा लगा रहे हो भाई साहब? 3 आम खाया उस आदमी ने। और पूरा मुझे तो लग रहा है कि ये जितने डॉक्टर हैं और सब, ये कहीं ऐसा नहीं डरे हुए हों ईडी और सीबीआई से। भाई देखो, हमारा केजरीवाल और हमारे जो नेता लोग हैं ये तो यही कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, मैं तो कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, आप हमको जो है जेल में बंद कर दिए, इंसुलिन भी नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर भी वैसे रिपोर्ट दे रहा है। ये तो पूरा अजीब सा हो रहा है जी। अब कट्टर ईमानदार वो यूरोप और कनाडा के लिए हो सकते हैं, जो लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं। उनकी कट्टर ईमानदारी जो है दारू की बोतलें में कैद होकर बह गई। देश और दिल्ली की जनता जो है अवेयर हो गई और उनको असली चरित्र को देखा, जो किसान आंदोलन में था, जहाँ पे बहुत सारे खालिस्तानी बैठे थे। उनके दोहरे दोगले और देशद्रोही चरित्र को देखा इस देश ने। तो इस देश को जिस सिंपैथी के लिए वो कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और कुछ पानी माफ़ी की योजना दे के बंद हुई मोहल्ला क्लिनिक और लचर एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ पॉलिसी अडॉप्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा टेम्परेरी फेज था। उनको जो भी बेवकूफ़ बना के या गुमराह करके उन्होंने दिल्ली की जनता से 2 बार जनमत पा लिया है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार विधानसभा में होने जा रहा। और लोकसभा में जनता जानती है कि इस देश को मोदी कितनी ज़रूरत है। और जो इल्ज़ाम वो ईडी में लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम सीबीआई के ऊपर लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम अन्य एजेंसी के ऊपर लगा रहे हैं, वो तो उनको सोचना चाहिए था कि उनको पानी का घोटाला नहीं करना चाहिए था, उन्हें लिकर पॉलिसी घोटाला नहीं करना चाहिए था। उनको बहुत सारे पीसीआरएफ में उनके जो एनजीओ है, जो यूएस से पैसे, जो बाहर की फंडिंग थी, वो नहीं लेनी चाहिए थी। उनको कसम नहीं खानी चाहिए थी कि बच्चों कसम खा के हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे। बताइए, एक भाग्य का खेला देखिए कि शीश महल में 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए और भाग्य ऐसा खेला कि वो जेल के पंखे की तरह हैं। तो इसलिए जो कर्म और भाग्य के आधारित, जानते हैं भारतीय परंपरा है और भारतीय रीति रिवाज है, तो जो उन्होंने कर्म किया उसी को भाग्य की सजा दी गई। अब तिहाड़ वाला कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से शीश महल में तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन भाई साहब, सुनीता भाभी ने बड़े मन से बनवाया है शीश महल, और उनकी हार्दिक इच्छा है कि मुख्यमंत्री, देखिए इसीलिए जेल से चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जेल से हमारी सरकार चलती रहेगी, आम आदमी पार्टी? आपका कैसे, क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दें सीएम पद से तो क्या ऑप्शन है, आप बताओगे? विपक्ष के पास या किसी भी जुडिशरी या अपने लेजिस्लेशन के पास, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके पास क्या है ऑप्शन? ये क्या कर आपने सकते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न खड़ा किया और ये प्रश्न पूरे भारत के समक्ष है, भारत के संविधान के समक्ष है, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलजी के माध्यम से उनके समक्ष है, भारत के जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, जो परंपरा है यहाँ की लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट की, उसके समक्ष है। एक ऐसा प्रश्न है, इतना विराट, इतना बड़ा प्रश्न है कि संविधान से मजाक तो नहीं हो रहा क्या? लोगों के विल, लोगों ने जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उससे मजाक नहीं हो रहा क्या? एग्जीक्यूटिव एक्ट, उससे मजाक नहीं हो रहा। आप अगर इसमें बड़े गौर रूप से देखें कि अगर मैं राजनीतिक हिस्ट्री लूं तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल गए। अगर भारत की राजनीतिक मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी को देखें हम, तो उस पॉलिटिकल मोरालिटी के तहत जयललिता जी ने इस्तीफा दिया था, उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया। उनसे कम पढ़े लिखे, जिसको चारा चोर कहते थे जिनके साथ केजरीवाल, और जिसको परिवारवाद का इल्जाम लगाते थे, उस लालू यादव ने भी संविधान की लाज रखी थी। भले अपने परिवार के व्यक्ति को सीएम बनाया, अपनी पत्नी को सीएम बना था, ये भी अपने पत्नी को सीएम बना देते, कोई रोक टोक थोड़ी थी, 6 महीने में इलेक्ट हो जाती। लेकिन भारतीय जो संवैधानिक परंपरा थी उसको लालू यादव जैसे व्यक्ति ने माना और इस्तीफा दे के जेल गए। ये तो राजनीतिक परंपरा थी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन केवल जो लिखित चीज नहीं होती, अलिखित चीजों से भी चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई लोग हवाला देते हैं कि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है किसी प्रकार से मुख्यमंत्री का इस्तीफे के बारे में व्यवस्था नहीं है, इस्तीफा नहीं मांगती अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है।
ये ऐसा ही अनपढ़ स्टेटमेंट है जिन्होंने पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ा नहीं। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 एंड 52 बहुत क्लियर है। वो केवल इलेक्शन का मैनेजमेंट करता है, इलेक्टोरल वोटर को मैनेज करता है, इलेक्टोरल लिस्ट को मैनेज करता है, चुनाव के तौर तरीकों को मैनेज करता है, कौन व्यक्ति लेजिस्लेचर में क्वालिफाई है डिस्क्वालीफाई इसको मैनेज करता है, कौन व्यक्ति लेजिस्लेशन जाएगा और कौन डिस्क्वालीफाइड के नहीं जाएगा उसकी व्यवस्था करता है। वो मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं करता। चीफ मिनिस्टर की जो ओथ होती है, आप देखेंगे 2 ओथ होती है। एक पहले वो एमएलए की ओथ लेता है जो लेजिस्लेटिव एक्ट में चैप्टर 6 में है। कहां से संविधान में भी केवल प्रेसिडेंट जो अथॉराइज है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के 2 रूल है, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके तहत को लोकसभा एमपी या राज्यसभा एमपी शपथ लेता है। ऐसे शपथ लेजिस्लेचर में अपर हाउस, अगर बिहार यूपी में देखें कि 2 हाउस है, विधानसभा विधान परिषद है, तो ये 2 शपथ लेते हैं। तो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट एमएलए और आपका विधान परिषद, एमपी राज्यसभा, इन्हीं 4 की व्यवस्था करता है जाने की। और यहीं पे जो ओथ है जो लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत है, वो पार्लियामेंट में दोनों एमपी और लोकसभा राज्यसभा और विधान परिषद विधानसभा वहीं तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। और वो कहता भी है कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाएगा तब तक जो है उनसे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। वहां तक है यात्रा, आपकी एमएलए और एमपी की यात्रा सुरक्षित है कि जब तक कन्विक्शन आपका नहीं होगा तब तक आप जो है उससे रिजाइन नहीं करें या डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। रिजाइन नहीं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। एक बार एमएलए बन के आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री या मंत्री की शपथ अलग से होती है। अगर केवल पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत होती तो जिस वक्त एमएलए हो जाते हो उसी वक्त समाप्त हो जाती, फिर कोई व्यक्ति सीएम बन जाता। उसके बाद 2 घटनाएं होती हैं। एक होती है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, जहां से लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी बनता है सीएम या पीएम उसका, और लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में। तो जैसे आप सीएम पीएम बनते हैं आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव में जब हिस्सा हो जाते हैं तो आप पॉलिटिकल हेड किसी डिपार्टमेंट के बनते हैं। और जैसे चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट का हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर उसी पार्ट का, प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री उसका पॉलिटिकल हेड होता है उस डिपार्टमेंट का या पूरे कंट्री का। या कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप ले ले, एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसका चीफ सेक्रेटरी होगा, और एजुकेशन मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होगा, ये एग्जीक्यूटिव हेड है। तो बीइंग ए मिनिस्टर आप 2 हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के और आप पॉलिटिकल हेड होते हैं। बीइंग द मेंबर ऑफ हाउस का मेंबर ही बनता है सीएम और पीएम। अगर वो मेंबर नहीं है तभी तक बन सकता है, अगर पहले बन जाता तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ता उसको। अब जब आप शपथ लेते हैं तो 2 तरह की शपथ आपको गवर्नर, एलजी या प्रेसिडेंट कराते हैं। एक आपको बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर और बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता की, आई विल नॉट रिवील, मैं किसी प्रकार से गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय लिए फैसले को है जनता में नहीं आने दूंगा। ये 2 शपथ लेते हैं बीइंग ए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और ये 2 शपथ दोनों रूल होती हैं संविधान से, वो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से नहीं शपथ देती हैं। तो आप जब जेल में, जेल एक नोटिफाई एरिया नहीं है, आपका सचिवालय बनाया आपको वर्क करने के लिए, आपको घर दिया गया है, या आप नोटिफाई कीजिए कि हम यहाँ पे कार्य करेंगे। या किसी इतिहास में अगर आपके सैलेन जी किसी भी हिस्ट्री में किसी भी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में या किसी और सिस्टम जो लोकतंत्र है या लोकशाही है या राजशाही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, कि नोटिफाई हो कि जेल से भी सरकार चल सकती है पूरे दुनिया में। और इतिहास में अशोक का शासन रहा, मुगल का शासन रहा, अंग्रेज का शासन रहा, कहीं भी एक जगह नोटिफाई हो कि जेल से सरकार चलेगी, तो मैं मान सकता हूं कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल 2 विक्टिम है, संविधान का वॉलेट किया, और एक ओथ होती है पद और गोपनीयता की, जो जेल में जाएंगे तो जेलर का थराइज काम है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा, कोई भी फैसले लिए जाएंगे, कोई भी कैबिनेट होगा, कोई भी बात लिखी जाएगी, उसको चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, वहां से जाने लायक हो तो जाने देगा, नहीं जाने तो रोक देगा। तो पद और गोपनीयता का वायलेशन यही हो गया। जिस शपथ के साथ आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मुझे लगता है कि एलजी को थ्रू प्रेसिडेंट अपना पावर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जो शपथ लिए हैं, डेलीगेशन हुआ है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और प्रेसिडेंट के बाद एलजी
एलजी को चाहिए कि तुरंत इनको वार्निंग दे कि इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो पहले मुख्यमंत्री होंगे जिसे सस्पेंशन का राइट है, और वो सस्पेंशन सरकार नहीं करेगी, संविधान करेगा, संविधान के तहत। आप कह रहे हो आपके हिसाब से कि जो अंबेडकर जी का संविधान है उस संविधान का वायलेशन करना, ये तो बिल्कुल। अंबेडकर जी के बड़े भक्त हैं, ये बिल्कुल तो कहते हैं कि शायद संविधान तो बीजेपी से खतरा है संविधान को। आप कह रहे हो कि वो गोपनीयता खंडित हो जाएगी, जेल में रह के प्रशासन चलाएंगे। वो अच्छा, इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या फिर क्यों नहीं हिम्मत कर रही है बीजेपी सरकार? हटा हमको तो दे। लगता है इसमें थोड़ी सी राजनीति शामिल है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनको कुछ मिल जाएगा, सिंपथी उम्पथी, है ना, तो 4 जून तक थोड़ा सा रोक लो इनको, 30 तक, यही पॉलिटिकल चलिए, है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली सेव नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो एलजी के पास बिल्कुल पर्याप्त पावर है कि पद और गोपनीयता वायलेट हुई है, जिन्होंने शपथ ली है संविधान में, उसके तहत बिल्कुल हटाया जा सकता है, क्योंकि जैसे पार्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अगर एलिगेशन और जेल जाने की चला जाता है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसका इस्तीफा हो जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल जाता है, टर्मिनेट नहीं होता। उनके लिए टर्मिनेशन और सस्पेंशन वर्ड का इस्तेमाल है। यहाँ पे जो कि पॉलिटिकल हेड है, आधे तौर पे आप गवर्न होते हैं पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट से, और हमारी जो मान्यताएं हैं पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर की, तो आधे रूप से आपकी मेंबरशिप बीइंग एमएलए बने रहेंगे, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा तब हो गए जब आपने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया, फिर दूसरे और हो गए पद और गोपनीयता का शपथ लिया, दोनों में वायलेशन हो गए। एक तरह से आप एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लेजिस्लेशन का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। तो एलजी को एक संविधान, एलजी के ऊपर खतरा है। एलजी अगर संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलजी को हटा सकता है, इतनी पावर है, क्योंकि एलजी का प्राथमिक दायित्व है दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करना। आप 350 355 का इस्तेमाल करना चाहिए दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री के थ्रू चलता है, लेकिन एलजी के पास पावर है, और एलजी को संविधान को बचाना चाहिए, बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर नहीं बचा पाते तो एलजी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनका पहला राइट है कि उसको एस्टेब्लिश करे, क्योंकि सरकार कहती है कि इट इज अ मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दोनों एस्टेब्लिश करना है, संविधान के तहत प्रजातंत्र और संविधान के तहत एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो है ही है चालबाज, दगाबाज, देशद्रोही, जो आप संज्ञा दे सकते हैं संविधान द्रोही, और एलजी भी उसका हिस्सा हो रहे हैं राजनीति के तौर पर, कि जिसको सिंपथी न होने पाए। तो एलजी ने शपथ राजनीति बचाने के लिए नहीं खाई है, एलजी ने शपथ खाई है संविधान बचाने के लिए, और उनको कार्रवाई करनी चाहिए, और उनका ये इस्तीफा लें, नहीं उनको सस्पेंड करें और डिसलॉज करें कि आप जो है संविधान के तहत सरकार चलाने में असफल हो गए हैं, पद और गोपनीयता के शपथ का वायलेशन है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। आपको लगता है कि अगर हटा देगी बीजेपी तो इसी से, ये बीजेपी हटा भी तो नहीं पा रही, डर रही है कि हम हार जाएंगे इलेक्शन? कितना इफेक्ट पड़ेगा केजरीवाल के अंदर जाने से और इसके चुनाव में? आपको क्या लगता है दिल्ली और पंजाब को लेकर? क्योंकि मुझे लगता है कि 15-15 सीटों पे लड़ रहे हैं ये लोग, ज्यादा तो है बिल्कुल 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 13 सीट कुल पंजाब में है और 4 सीट दिल्ली में है, 13-4 17 में, एक गुजरात में भी लड़ रहे हैं, एक हरियाणा, एक गुजरात, एक हरियाणा, एक गुजरात में लड़ रहे हैं, 15-20 सीटें हैं। लेकिन आप 100 सीटों में लड़ लीजिए, लेकिन आपका जिस राज्य में एग्जिस्टेंस है वो दिल्ली और पंजाब ही माना जाएगा। हाँ, 2014 वाले चुनाव में तो इन्होंने सारी सीटों पे लड़ा था। हाँ, सारी सीटों पे सारी जमानत जब्त हो गई थी, आपने देखा दिल्ली और पंजाब के अलावा पंजाब में भी हो गई थी। अभी की सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि जनता, मतलब ऐसा हो सकता है कि सिंपैथी कुछ मिले वोट और आम आदमी पार्टी की अच्छी रिकवरी हो जाए? वैसे मुझे जो दिख रहा है दिल्ली के हिसाब से, यहाँ तो कांग्रेस बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़ी मगन है, बड़ी खुश है कि साहब ये तो अच्छा हो रहा है। कांग्रेस के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक तरह से कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो वाला युद्ध चल रहा था जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें मीर जाफर था, प्लासी का बेटर ऑफ प्लासी, तो जिसमें सिराजुद्दौला जो है आप पार्टी है और मीर जाफर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसको दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध लड़े, ये मारे जाएं जो है आपके सिराजुद्दौला, मैं जो है शासक बन जाओ। पर ये भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि वो उसका भी हाथ
उतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, उतना ही इस देश के संविधान को धूमिल करने में लिप्त है। 300 इमरजेंसी जैसी घटनाएं 1975 में हुई। संविधान जो मूल रूप से क्या था, क्या परिवर्तन करके अपनी राजनीति के लिए सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्द को घुसेड़ कर इस भारत के राजनीति को और भारत के जो कहते कि मूल व्यवस्था थी, अब मूल अर्थव्यवस्था, मूल राजनीतिक व्यवस्था, मूल धार्मिक व्यवस्था को जो चोटिल किया, चोट पहुंचाने का काम किया है, उसको मुझे नहीं लगता कि देश की जनता माफ करेगी। चलिए ये तो ठीक है, कांग्रेस ने अभी इस परिवेश में जो इलेक्शन हुआ फर्स्ट फेज का, इसमें इतनी कम वोटिंग क्यों हुई? उत्साह इतना कम होता जा रहा है लोगों का, क्या कहानी है? क्यों ऐसा? ये बिल्कुल खतरा नहीं है बीजेपी के लिए? बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बारे में एक प्रजातंत्र के प्रहरी होने के नाते भी आपको विचार करना चाहिए। और प्रश्न आपने जो उठाया, सरकार की चिंता है, साथ साथ लोगों की भी चिंता है, और राष्ट्रवादियों को तो खासकर इस चीज़ का चिंतन करना चाहिए कि आज का जो वार है, युद्ध है, और चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल, इकोनॉमिकल हो, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी हो, वो बहुत हद तक प्रजातंत्र के माध्यम से जो है किया जाता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल बहुत सारी सरकारें हैं अपने मन पसंदीदा कमज़ोर व्यक्ति को बैठाना चाहती हैं, तो प्रजातंत्र में जितने ही परसेंटेज बढ़ेगा उतने ही सशक्त और जिम्मेवार सरकार आएगी। और ये बिल्कुल वैसे भी कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारत में 102 सीटों में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुए हैं, और लगभग 14-15 स्टेट इन्वॉल्व थे, साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। और देखा जा अनुमानित कि हर जगह ही वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो घटने के पीछे भी एक रीज़न था कि इस बार बड़ा स्क्रूटनाइज उन्होंने किया। नहीं भाई साहब, हाँ। सिक्किम में बढ़ा, वो सिक्किम कह रहा हूँ, कुछ जगह बढ़े हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ। मतलब पिछले साल से ज़्यादा वोटिंग हुई वहाँ पे। और भी कुछ राज्य हैं, कुछ सीटें हैं जहाँ बहुत अच्छी वोटिंग हुई। हाँ, ज़्यादातर कम हुआ। बिल्कुल। तमिलनाडु में भी कम हुआ, तमिलनाडु में कम हुआ, नहीं, बीजेपी है, अभी बिल्कुल सही बोल रहे, बीजेपी है ने, फिर भी वहाँ कम हो रहा है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो है इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां थी, इसको भी देखना चाहिए कि नहीं, वोटिंग के लिए। हाँ। राजस्थान में सबसे कम, राजस्थान में हुआ। हाँ। उसके बाद बिहार में सबसे कम वाला बता रहा हूँ, बिहार में बहुत कम वोटिंग हुई, और यूपी में भी थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है। जो जिस हिस्से की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान से लेता हूँ, राजस्थान को उस हिस्से में इलेक्शन था जहाँ अलवर है, शेखावटी रीजन है, चुरू है, ये बहुत सारे लोग यहाँ से पलायित करके दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, और अन्य भारत के बहुत सारे जगह हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि उनके नाम तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो वोट डालने शायद वापस नहीं आए। दूसरी चीज, बहुत सारे नामों को हटाया भी गया है जो नाम बिल्कुल थे नहीं है, जो मर गए थे उनका नाम हटा दिया गया। अब ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे कहावत है कि अपने पूर्वजों को पानी देने की व्यवस्था है, एक 10-15 दिन का जो समय आता है, लेकिन ऊपर से आके वोट डालेंगे, उनका वोट डालना नहीं, वो बुर्का पहन के डल जाता था। ये कैराना और राना में है जो घटाया गया है। वोटिंग परसेंट घटने का एक वजह और है, जो अभी तो कैराना में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, तो बुरके के आड़ में जो खेल खेला जाता था, चाहे मैं धार्मिक टिप्पणी नहीं करूंगा कि उसमें उस किताब में ही मुझे लगता है कि उन्होंने उसको बुर्का उड़ा दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, जीवन जीने का धर्म है, और सबसे बड़ी बात, संविधान तो कहता है अंतिम व्यक्ति तक विदाउट एनी लिंग्विस्टिक एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिना किए उनके तक सब सुविधाएं पहुँचें और उनको राइट मिले। आप इस देश की, इस अपने महिलाओं को जिसके गर्भ से आप पैदा होते हैं, उनको राइट नहीं देना चाहते हैं। आप उनको एक बच्चे पैदा होने की मशीन बनाना चाहते हैं। बहुत सारी, मैं नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्शन तक मैं सीमित हो जाता हूं। राइट मतलब अब बुर्का पहन के कोई जा रही महिला, उसका मुंह देखना, महिला ही देख रही थी, महिला पुलिसकर्मी, लेकिन आज तक ये सब नहीं होता था, आराम से जाने दिया जाता था, कभी कि कोई पूछता नहीं था। अभी जो है इतना टाइट हो गया सिस्टम कि सबको चेक किया जा रहा है, उनको मतलब वोट भी नहीं डालने दोगे आप। अब कोई बुर्का फर्जी वोट डालने नहीं दोगे, वोट तो डालने दे रहे हैं भाई। आप वोट डालने आएंगे तो वोट के जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके तहत तो आपको जाना पड़ेगा। अब बुर्के के अंदर बम है कि बुर्के के अंदर स्टैचू है कि बुर्के के अंदर वही आदमी है कि बुर्के के अंदर औरत है, वही औरत है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का राइट है। और आप वोट देने जा रहे हो तो आप अगर सही हो तो क्या घबराना। कई वीडियो आई जिसमें पुरुष भी बुर्का पहन के वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल वो जो कश्मीर की लड़ाई आप देखेंगे और जो नया
इंटेलेक्चुअल्स इस्लाम का आ रहा है तो महिलाओं को आगे करके लड़ता है, तो बुर्का पहनने में मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई कोताही होगी। और आज से नहीं, उन्होंने इतिहास से बुर्का पहना हुआ है। अगर बुर्का उन्होंने नहीं खोला और नहीं उसको उतार के फेंका, मुझे लगता है कि कम वोटिंग के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के वोटर निकल ही नहीं रहा है? ऐसा हो सकता है? ये एक तरह से कम कहा मतलब वो जाता है सोच रहे कि हो। ओवर कॉन्फिडेंट की दशा पे आ गई है, और इससे बचना चाहिए। अगर कोई बीजेपी का वोटर है और सही मायने में प्रजातंत्र में भाग लेना चाहता है, तो कोई भी वोटर को इस दंश से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वोट नहीं डाला तो किसी न किसी पार्टी का तो नुकसान किया आपने। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रजातंत्र की जिम्मेदारी है, संविधान ने आपको मौका दिया है। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि भाई चूज योर एमएलए ऑफ योर ओन चॉइस, अपने चॉइस, अपने मनमाफिक अपने एमएलए को चुनिए, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको जो मौका मिला है आप उसको भुलाना नहीं चाहते, और उसके बाद बैठ के 5 साल जो है बस गाना गाते हैं कि सरकारें अच्छा काम नहीं करती और बहुत अच्छे अच्छे लोग आ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस बुरे चुनने में आपका असहयोगिक रवैया जो है काम आया। आप जाके वोट नहीं डाल पाए। अभी बेमतलब के लिए 6 घंटे जाके किसी हीरो हीरोइन का प्रोग्राम होगा तो भरी 45 डिग्री में एक लाइन में खड़े होके एक डांस, एक ठुमका देखने के लिए आप खड़े रहेंगे 6 घंटा। और प्रजातंत्र ने आपको इतना शानदार मौका दिया, इतना जोरदार मौका दिया, और आज से नहीं बरसों से प्रक्रिया चली आ रही है। आपकी आंख नहीं खुल रही है कि गलत सरकार या गलत एक चुना जा रहा। तो अगर ऐसी आप रहना चाहते हैं और आप ऐसा, आपकी व्यवस्था ऐसी है और आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आप डिजर्व करेंगे। तो घर में अगर बैठेंगे तो अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, पोलिंग बूथ जाके वोट डालेंगे तो अच्छी सरकार, अच्छा व्यक्ति मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर पहले फेस में जहां खासकर तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में ये कहूँगा, और कि वहाँ पे क्यों वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो सरकार सनातनियों का अपमान किया उन्होंने, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ उन्होंने जो एक इमरजेंस ऑफ न्यू इंडियन कल्चर जो पहले साउथ और नॉर्थ में डिवाइड था, वो खत्म हुई धारणाएं। तो सरकार ने बहुत हद तक जगह जो है बूथ में रोकने का भी प्रयास किया होगा तमिलनाडु। और आपने कैराना और वेस्टर्न यूपी के बारे में मैं बोल ही दिया। बिहार जहाँ जहाँ इलेक्शन था कटिहार वगैरह में, वही वहाँ भी बुर्का व्यवस्था है। तो बुर्का की वजह से भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। और वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि उनका कम हुआ है जो वहाँ थे ही नहीं। इसलिए मतलब 100 में जब 10 फर्जी वोटिंग नहीं होने फर्जी, बिल्कुल फर्जी वोटिंग नहीं होने दिया पाई है। इसके लिए सीआरपीएफ, अन्य जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का धन्यवाद। लेकिन ये राजपूत लोग क्यों नाराज हैं? इतना मतलब माहौल बनाया जा रहा है, राजपूत की बीजेपी से हट गया, बीजेपी से हट गया जी। बिल्कुल एक तरह से नैरेटिव सेट उन्होंने कई इलेक्शन में किया। 2014-15 घटनाओं को याद हो, जब नई नई राष्ट्रवादी सरकार चुन के आई थी, इन्होंने हैदराबाद में एक दलित लड़के की डेथ हुई थी। हाँ, हॉस्टल में फिर उसको संघ से जोड़ के बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था। और उसके बाद जो है वही घटना एक दलित लड़की का पालघाट में घटना हुई, साधु को मार दिया। फिर आपके यूपी में घटना हुई, जो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि बुलंदशहर के आगे जो जिला है, ये ग्रेटर नोएडा, हाँ, बीफ का मीट खिला दिया था। तो इस तरह की नैरेटिव टाइम टू टाइम सेट करने का प्रयास कांग्रेस ने किया कि दलित यूनिवर्सिटी युवा नाराज है। उसके बाद 2017 का इलेक्शन से पहले आपकी एक दलित बेटी की एक अफेयर चलता रहा था, घटना हुई बुलंदशहर में, तो वो घटना हुई। फिर उसके बाद एक नैरेटिव 2017 के, ये तो 2017 के पहले थे, 18 के पहले। उसके बाद मोदी सरकार चुन के आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चुप हो गया, मामला ठंडा गया। फिर उसके बाद एक नैरेटिव सेट होता है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी सरकार से, शुक्ला की हत्या से, उसको शुक्ला जी माफिया की हत्या ऐसा उसको महिमा मंडित किया गया कि द्रोणाचार्य के स्तर के आदमी है, कृपाचार्य हैं, इतने वशिष्ठ मुनि हैं, इतना ब्राह्मण का इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय समाज में जो ऋषियों मुनियों के माध्यम से आया है, उसको उन्होंने एक माफिया की उसे डाल दिया। तो एक नैरेटिव सेट किया गया। उसके बाद यूपी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वो नैरेटिव काम नहीं आया। एक चीज मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी बुरे दौर में थी, कमजोर लचर बचर व्यवस्था में थी, तब भी कभी 47 सीट उत्तर प्रदेश में आई, कभी 10 लोकसभा उत्तर प्रदेश में आती थी, अन्य राज्यों में आती थी, तब भी एक क्षत्रिय वर्ग था
जो 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 राष्ट्रवाद के नाम पे और भारत के नाम पे, देश के नाम पे उनके साथ बिल्कुल तन्मयता से खड़ा रहा। जब 47 सीट उत्तर प्रदेश में आई तब भी परसेंटेज जब निकाला गया तो क्षत्रियों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रवादी ताकतों के लिए परसेंटेज वही था जो आज है। जब 47 सीट भाजपा, अन्य लोग जुड़े, अन्य लोगों की आंखें खोली, अन्य लोग ने इस देश की सनातनी संस्कृति को, देश को स्वीकारा, तब भारतीय जनता पार्टी का स्तर बढ़ा। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी बड़ी महत्वपूर्ण होती है शरीर में खड़े होने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण योगदान था और आज भी है। तो उनको लगता है कि रीढ़ की हड्डी किसी तरह तोड़ो, किसी प्रकार से तोड़ो। तो रूपाला, आपने पिछले उसमें कहा था, रूपाला ने अपना चुनावी, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने चुनावी आवेश में आके दो स्टेटमेंट दे दिया। अगर पुरुषोत्तम रूपाला से नाराज है तो पुरुषोत्तम को हरा दीजिए आप। लेकिन वो एक नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, ये कौन कॉन्स्पिरेसी खेल रहा है जो लगातार खेलता चला आ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, सुप्रिया श्रीनेत, जो जिनका नाक खुला खुला वही वाली जो हाँ हाँ ये पिछली बार इलेक्शन लड़ी थी तो इनको 6.5% वोट पड़ा था। यहाँ अपना सेंट्रल यूपी से खड़ी होती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, महाराजगंज से, हाँ, जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, वो बहुत ज्यादा मतलब खुश हैं, और अखिलेश यादव, दो लोग बड़े खुश हुए कि छत्री तो बिल्कुल जुबान का पक्का होता है और उसने वोट नहीं देगा, बीजेपी से नाराज हो गया, तो इस बार तो बहुत अच्छा होगा, बीजेपी से एक साहब का नैरेटिव ही बनाया होगा। लेकिन खुशी बहुत दिख रही थी, उनके स्टेटमेंट्स बहुत सारे आए। इसमें हकीकत क्या है? वैसे देखने में तो यही है, मैंने तो बहुत सारी वीडियो एक बनाया भी था। हाँ, कि बहुत बच्चा लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। नहीं, सब छत्री उसमें शपथ ले रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट देना है, इस टाइप का है। आज से नहीं, बहुत पहले शपथ ले रहा हूं। और छत्री कहीं का भी हो, वो अपने जुबान का पक्का अपने राष्ट्र के लिए होता, अपने समाज के लिए होता है और धर्म की रक्षा के लिए होता है। अखिलेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे मंचलों के लिए नहीं होता है, जो धर्म विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध और समाज विरुद्ध काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो लोग जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो लोग जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, उसको और भी तरीके अपनाए जा सकते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि छत्री नाराज है, जिसने अपना गला काट के देश कुर्बान कर दिया, इतनी रियासतें अपने प्रजातंत्र स्थापित करने के बलिदान कर दी, और जो आज भी डिफेंस में सबसे ज्यादा नंबर उसके होते हैं, और हर वर्ग के लिए उसने लड़ा, हर वर्ग की उसने क्या नाम है, जहमत उठाई कि कोई दलित उसके गांव का भूखा ना रह जाए, कोई ज्ञानी उसके राज्य में मार ना दिया जाए। और भगवान राम ने आपके वहां जाके सामाजिक समरसता के लिए जूठे बेर खाए, और वहां के जो सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, उस दौर पे जंगल में रहा करते थे, जिसकी और बहुत सारी संज्ञा थी। वो भगवान है, कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन जंगल से आने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग ट्राइबल्स ही होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, उनके साथ युद्ध किया। तो उस क्षत्रिय समाज कैसे आप अलग कर सकते हैं? वो जीवन में अलग नहीं हो सकता। ये तो मुझे लगता है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है, केवल और केवल वही आपसे कहा। 17 में हारे तो दलितों का नैरेटिव छोड़ दिया, 18 में दोबारा जब मोदी सरकार आती है तो उन्होंने माइनॉरिटी का वो छोड़ दिया, रागल अपना छोड़ दिया। फिर कास्ट सेंसस में गए। अरे कास्ट सेंसस में कौन नाराज था ये तो पता कर दे। राहुल गांधी ये तो बता दे किस जात से आते हैं, और मुलायम सिंह की परिवार तो बता दें कि यादव जात के अलावा किसका भला कर दिया। अरे यादवों में परिवार के अलावा किसका भला कर दिया? हम तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, एक छोटे से परिवार को बना दिया। आप जातिवादी व्यवस्था में गए, फिर मुंह की खाई, फिर लौट आए। वही मैं आपसे कहा कि 17 हारे, 22 हारे, 18 हारे, हार के बाद वो नैरेटिव छोड़ दिया जाता है। 4 जून के बाद पक्का यही लाइन आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि हमसे जो है सनातन नाराज हो गया, हमसे जो है भारत पद्धति की कन्वर्टेड लोग भी, मुस्लिम कन्वर्टेड एंड क्रिश्चियन कन्वर्टेड जो सनातनी थे, वो नाराज हो गया, इसलिए हम चुनाव हार गए। फिर कुछ बचा खुचा इल्जाम ईवीएम में लगा देंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि इस देश का छत्री आज ही भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, मैं खुद कह रहा हूं, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसके लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा। और वो नाराज केवल हुआ है मुगलों से, वो नाराज तो उखड़ गए। जब वो नाराज हुआ, अकेले महाराणा प्रताप उनकी नानी याद दिला दी, जो बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया था। जब वो नाराज हुए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजी को शासन को उखाड़ फेंका। और आप जब प्रजातंत्र स्टेब्लिशमेंट पारी आई तो सबसे पहले अपने राज्य की आहुति देके प्रजातंत्र को मजबूती दी। तो कैसे कांग्रेसी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकती है? कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस ने किया बीपी सिंह के खिलाफ,
सरकार गिरा दी। कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी किया चंद्रशेखर खिलाफ, सरकार गिरा दी। कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी किया वीरभद्र खिलाफ, उनको उनकी सरकार गिरवा दी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को शपथ लेने नहीं दिया, उनकी गिरा दी। 99 में उन्हीं के पार्टी अर्जुन सिंह प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे, वो जो क्षत्रिय समाज से थे उनको पीएम नहीं बनने दिया। देवगौड़ा ओबीसी समाज थे, उनको धोखा देकर सरकार गिरा दी। आप जाइए कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जो पंजाबी समाज से आते थे, क्या कुछ 8 महीने के लिए प्रधान, इंद्र कुमार गुजराल, पंजाबियों के साथ कॉन्स्पिरेसी की। कांग्रेस क्या बात करती है, क्षत्रिय तो नाराज नहीं, कांग्रेस से बच्चा बच्चा हर व्यक्ति नाराज है। और सच कहूं कि कांग्रेस को कुछ जो कट्टरवादी मुसलमानों को वोट मिल जाएंगे, और नहीं तो जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो भी कांग्रेस को वोट देने नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव सेट करते करते कभी 1984 में जब 400 सीट हुआ करती थी, आज 40 सीट से नीचे जाने जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि पसमानदा मुसलमान जो है, जो कन्वर्टेड है, बिल्कुल आपने तो स्पेसिफिक कर दिया, वो दे रहा है बीजेपी वोट, और जो रांगड़ दे रहा है, अशराफ बिल्कुल अशराफ नहीं देगा, अशराफ नहीं देगा। वो अपने को वो सऊदी अरबिया वाले, तुर्क वाले और बाकी अपने को उनकी आस्था भारत से है ही नहीं, उनकी आस्था तो जहां से है वहां के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ के लोगों को तो केवल वो कुछ किताब है उसको पढ़ा के और उनसे वहां के लिए हज के लिए उनको तैयार करना और मर मिटना जिहाद के नाम पे, इतनी तैयारी उनकी है। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि वो मुस्लिम एकता मंच, जो शायद आरएसएस का संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन, राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच, हाँ एकता मंच है, उसके तहत बनाया गया है, वो जो गौ रक्षा करता है, में जगह जगह जाके मतलब जागरूक कर रहा है मुसलमानों को उसमें काम करने का, जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन, अभी 26 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, 89 सीट पे होना था, एक सीट एक उम्मीदवार बीएसपी बसपा के शायद बैतूल में है, बीएसपी के उम्मीदवार डेथ हो गई, तो 88 सीटों पे चुनाव होना है। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये तो अब हार्डकोर वो सीटें आ गई जहां बीजेपी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराती है। केरला को छोड़ दिया जाए, केरला बढ़िया, केरला में भी इस बार कह रहे हैं कि अच्छा होगा। पिछले वाले तो मैं मानता हूं कि 102 सीटों में पिछली बार ही इनकी 48 सीट थी मात्र, पिछले में 102 में 48 सीटें थी, बिल्कुल 48 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी इंडी और अन्य के थी। इस सेकेंड फेज में जो कि हार्डकोर अब आ गया आपका, मेन रूप से केरला की 12 सीटें हैं, बाकी तो इधर की काफी सीटें, कर्नाटका आप मानते हैं आपकी सरकार रही है, आधा राजस्थान तो के इलेक्शन में है, मतलब अभी यूपी में भी मुझे लग रहा है कि 8 सीटों में है, 8 सीटों में है। तो यहाँ पे मथुरा से मेरठ तक पूरा इलेक्शन है इस बार। अच्छा भाई कान्हा की नगरी में नाचने से, अब मेरठ है जो हमारा 1857 क्रांति का क्षेत्र है, और आप देखेंगे 102 सीट में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 48 सीटें थी, इस बार वो आंकड़ा 80 के आसपास होगा, 70 से 80 हम सीट लाएंगे पहले फेज में। पहले फेज में तमिलनाडु की 48 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 40 सीटें में आप देखिएगा इस बार 6 से 10 का आंकड़ा छुएगी भारतीय जनता पार्टी। 6 पे ही तो लड़ रहे हो आप, 7 पे नहीं, हम इंडिपेंडेंट पूरी की पूरी सीटों में लड़ रहे हैं, केवल 8 सीटों, हम लगभग 30 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ तमिलनाडु में। अच्छा, तो वहाँ पे सदर्न और जो तमिलनाडु है जो आपके कर्नाटका से लगा हुआ है, वो कर्नाटका से लगा हुआ तमिलनाडु में मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाले। अच्छा, तेलंगाना में भी, आप तेलंगाना में इस बार आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए, तेलंगाना में लोकसभा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। मतलब बिल्कुल तेलंगाना के बारे में तो बहुत क्लियर है हम कि सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल जगन मोहन रेड्डी खुद मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कायल हैं, ट्रांसपेरेंसी की जो पॉलिसी आ रही है। आपका टाइप तो चंद्रबाबू नायडू से है ना भाई, हमारा प्रशंसक दुश्मन भी हो सकता है, हमारा टाइप तो उड़ीसा में नायक साहब से नहीं है, लेकिन एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा को चलाया है। आपकी प्रशंसा तो सीपीआई के सीताराम येचुरी ने किया कल परसों, कह रहे हैं कि जी क्रेडिबिलिटी बीजेपी की बहुत अच्छी है, कांग्रेस से बहुत अच्छी है। तो जबकि सीताराम येचुरी को माना जाता है कि ये बहुत राहुल गांधी के पर्सनल एडवाइजर टाइप में है, सब राहुल गांधी से बहुत जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। सीताराम येचुरी से मैं थोड़ा सा प्यार करता हूं और सहमत भी हूं, क्योंकि मेरे युवा जीवन काल में एक बार आए थे यूनिवर्सिटी, तो मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला था और टॉपिक ही राम मंदिर था।
तभी मैंने उन्हीं के सामने बोला था, कोई ताकत जो है राम मंदिर को बनने से रोक नहीं सकती है। और राम भगवान का चरित्र ऐसा है कि जब सब सहमत हो जाते हैं तभी वो कार्य करते हैं। तो चाहे उनके माता पिता हों, जब सहमत हो गए सब तो उन्होंने राजगद्दी ली। अगर एक मंथरा नाराज हो गई तो राजगद्दी अस्वीकार कर दी। तो आप बिल्कुल भूल जाइए, कभी भी जुडिशरी में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो 5-0 या 7-0 जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज बैठेंगे पूरे फैसला होगा। तो सीताराम जी ने मुझे एक भटका हुआ युवक कहा था, तो हमने कहा था कि खड़े होके, तब मेरा भाषण समाप्त हो गया था, लास्ट बोलने आए तो मैंने कहा भटके भी राम 14 वर्ष और माता सीता भी। और आज उन्होंने अगर ये शब्द का प्रयोग किया क्रेडिबिलिटी बीजेपी की, तो मैं मानता हूँ कि जब उन्होंने भटका हुआ बोला था तो मेरी लाइन थी कि आपको एक दिन आपके नाम का एहसास होगा, सीताराम येचुरी पूरा नाम है। तो सीताराम की महिमा लगता है मुझे उन्होंने पहचान ली है। और अंदर की जो कि 70-75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, और 75 वर्ष के बाद और 10-12 वर्ष तक जो आयु होती है, 1 से 10 तक, आदमी झूठ बहुत कम बोलता है क्योंकि वो लगता है कि अब कम आयु बची है तो सच्चा और सादगी से जीवन व्यतीत किया जाए। और लालन पालन में जब 1 से 10 की उम्र होती है तो आदमी मन का सच्चा होता है, उसे दिमाग नहीं होता, उसको खेलने उलने में रहता है ना। तो मुझे लगता है सीताराम येचुरी ने ये भी मान लिया है, जो उनके इंटेलेक्चुअल कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस के इंटेलेक्चुअल गुरु है लेफ्ट, आइडियोलॉजी के मामले में या पढ़े लिखे मामले में, जब उन्होंने ये शब्दावली का प्रयोग किया है तो शैलेंद्र जी मान के चलिए कि 400 के आसपास का आंकड़ा आप छू रहे हैं। और आपकी मेहनत जो है लगातार रंग लाएगी, या वोटिंग परसेंटेज भी सेकंड में और बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज घटने कुछ वजह थी, जहाँ पे तमिलनाडु वगैरह में, जहाँ पे उन्होंने सनातनियों को और भारतीयों को रोकने का प्रयास किया। बंगाल में बढ़ी इसलिए कि बंगाल के बारे में एक चीज़ और आपको बोल दूं मैं, बंगाल के बारे में एक टिप्पणी थी इंडियन एक्सप्रेस में, बड़ी अच्छी थी कि वहाँ में नेशनलिज्म आज़ादी के दौर पे जो था, जो आज़ादी के दौर में राष्ट्रवादिता थी, वो लड़ाई लड़ने का जोश था, जज्बा, इस बार बहुत वर्षों बाद, 70-80 वर्षों बाद जो है उस तरह के राष्ट्रवादी के लिए नहीं, सेकुलरिज्म सोशल की एक ऐसी आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी के चक्कर में बंगाल बहक गया था कि नेशनलिज्म की ओर लौट रहा और वोट के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। और आप देखना 25 से 35 सीटें राष्ट्रवादी सरकार को इस बार मिलने जा रही है। 25 से 35 आउट ऑफ 42, आउट ऑफ 42। तो ये वहां पे एक लाइन है कि राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल इट्स हार्मफुल टू द लेफ्ट, ममता एंड कांग्रेस, ये लाइन। इसीलिए ममता दीदी कुछ बौखलाहट में कुछ भी बोल जा रही हैं आज। रामनवमी की छुट्टी की ममता दीदी ने, क्या पॉसिबल था? दुर्गा बहुत पूजा बड़े में तो changes सब आ कुछ रहे कर हैं। सकते थे, लेकिन छुट्टी नहीं होगी। लेकिन जो उनकी यात्रा थी, कौन सी यात्रा निकलती है उनकी, उसमें उस पर छुट्टी घोषित होती थी। तो इस मुहर्रम हो गया उनका, और जो ताजिया निकलता था, तो कई और हैं, तो बदलाव वहां भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी की ममता जाग रही है, और ममता देश के लिए जागे, सनातनियों को जागे और भेदभाव न करे। मुझे लगता है कि वो जो है सही मार्ग में आ सकती हैं, और जो सही मार्ग में नहीं आता है तो मोदी जी को मार्ग में लाना आता भी। एक आखिरी क्वेश्चन, वोट का लोकतंत्र में कितना योगदान है? जो लोग अवॉइड कर जाते हैं ये सोच के कि यार फला, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में ये मान के चला जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना ही रही है, अब मेरे एक वोट से क्या होगा, मैं अपना बच्चों को घुमा ले आता हूँ, ले जाके वैष्णो देवी दर्शन करा ले आता हूँ, या कुछ अवॉइड कर जा रहे हैं कि यार भीड़ लगी हुई, कौन जाएगा, धूप है। लोकतंत्र में वोट की वैल्यू और वोटर्स और उसका मेंटल स्टेटस वोटर्स का कितना वैल्यू रखता है लोकतंत्र के लिए? मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है कि जो तटस्थ है उनका भी समय लिखेगा अपराध। ये जो तटस्थ लोग हैं ये समाज को उतने ही हानिकारक हैं जितने अन्य लोग होते हैं जो हार्म पहुंचाना चाहते हैं इस देश में, चाहे आतंकवादी या राष्ट्रद्रोही या इस टाइप के। प्रजातंत्र को आपने स्वीकार किया, आप कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी में रहना चाहते हैं, प्रजातंत्र, मेरी आवाज की वैल्यू हो, मेरे शब्दों की कीमत हो, और मुझे ही अन्य लोग, प्रधानमंत्री के बारे अन्य जो लोग हैं उसके बराबर मेरा अधिकार हो। और प्रजातंत्र का डेमोक्रेसी कई तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है, शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, और संविधान कहता भी कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, चाहे एक्सिक्यूटिव व्यवस्था हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा की व्यवस्था हो,
चाहे कोई और एडवोकेसी हो, जुडिशरी हो, हर जगह डेमोक्रेसी एक वैल्यू है, आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकारा है। और सबसे बड़ा माध्यम प्रजातंत्र को एक्सप्रेस करने का आपका इलेक्शन होता है, आपका वोट होता है, क्योंकि वही तय करता है कि अगले 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा, देश सुरक्षित रहेगा, नहीं सुरक्षित रहेगा, देश में भ्रष्टाचार रहेगा, नहीं रहेगा, देश में मेडिकल सुविधाएं पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, यहाँ रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज का सबसे बड़ा माध्यम ये है, एक वोट के माध्यम से। और आप जो वोट डालने नहीं जाते, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के रूप में आप एक अपराधी हैं, और आपको सजा वही राम दिनकर जी ने कह गए हैं कि फिर से वही दोहराता हूं कि जो समय करेगा उनका भी समय लिखेगा, उनका भी अपराध, व्यापी अपराध। तो तटस्थता एक अपराध है, बिल्कुल आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे नोटा ही दबा के आइए, लेकिन जाइए, बिल्कुल जाइए, नोटा दबा के आइए। कि आपको कम से कम लोगों को पता तो चले कि जो सिस्टम वर्क कर रहा है, नोटा भी अपने आप की अभिव्यक्ति का साधन है, कम से कम पता तो चले कि ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। अगर कल की डेट में नोटा विजयी हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो जितनी पार्टियां थी, उन्होंने उम्मीदवारों खड़ा की थी, कोई इमेज नहीं सोसाइटी में। तो अगली बार से कम पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन तो सही करेंगी। और दूसरी चीज, उसी के माध्यम से अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वर्क कर रही है, आप वैसे एक तरह से भारत का एक नैरेटिव चेंज हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है फेस पहले दिया जाने लगा है। तो इस कारण से एक पैराडाइम शिफ्ट है, लेकिन मूलतः हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो कम से कम वो तो बताने का प्रयास करिए। आप मूक बधिर से भी बेहतर होते जा रहे हैं कि आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। मेन रूप से कहना है कि हर व्यक्ति को अपने वोटिंग राइट का एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे उसको बंबई में बैठा हो और दिल्ली वोट डालना हो, तो वो आए, वो डाले 5 साल में एक बार ये पर्व है, तो इसमें तो आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लॉ आना चाहिए कि जो वोटिंग है इट्स नॉट वॉलेंट्री, इट मस्ट बी कंपलसरी। बिल्कुल इसको कंपलसरी करना चाहिए। चलिए, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। आप लोग भी बताइए दर्शकों मित्रों कि क्या वोट देना किस लेवल तक, किस हद तक जरूरी है लोकतांत्रिक देश में, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो कि अभी नौ लोकतंत्र, वैसे तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हमारी है, हम भारतवर्ष जननी है डेमोक्रेसी की, लेकिन अभी जो अंग्रेजों के बाद जो लोकतंत्र हमारे देश में अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, उसमें वोटिंग का कितना महत्व है, ये अपना जो भी सुझाव है उसको लिख के दें 20 तारीख को। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग वोट जरूर करें। बाकी चर्चाएं हम करते रहेंगे शैलेंद्र जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उसका सम्मान करें। और शैलेंद्र जी की अपील का आप बिल्कुल शब्दशः है उसको अपनाएं और जाके वोट डालें, और 26 तारीख और आने वाले भी जो फेजेस है इलेक्शन को, उसको मजबूती से प्रजातंत्र को आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।